ठीक है, चलो बढ़ते हैं बेटा। एक टॉपिक आगे आकर आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। और बेटा इस रिलेशन को आपने दो पार्ट में डिवाइड करना है, अभी सब सामने देखेंगे, ठीक है बेटा। एक पार्ट है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। और बेटा एक हेडिंग आएगी डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। बेटा प्लानिंग और कंट्रोलिंग के रिलेशन को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक पार्ट है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, मतलब यह बताना कि कैसे प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे के बिना काम नहीं करते। और बेटा एक बात आएगी डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग और कंट्रोलिंग, कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है जी, बात समझ में आई? बढ़े आगे। बेटा इंटरडिपेंडेंस में फर्दर दो हेडिंग है और ऐसे ही डिफरेंस में दो हेडिंग है। बाबू यहां पर हेडिंग है प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। लो समझने की कोशिश करते हैं। कहता है प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग का कोई मतलब नहीं, प्लानिंग का मायना ही नहीं है कोई। लो मैं समझाऊंगा। कहता है प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग, यानी कि बेटा प्लानिंग तो है पर कंट्रोलिंग नहीं है। अब मेरे को यह बताना है कि कोई प्लानिंग का मायना ही नहीं है। देखो समझाता हूं बेटा, अगर आप इंसान के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो और उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आप देखोगे भी नहीं तो काम चल जाएगा। For finding out that to what extent planning is successful, we need the process of controlling. लो मैं समझाता हूं आपको। बाबू ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हुई, आप 12th क्लास में आए और आपने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया जो प्लानिंग पर होता है 90%, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड आपको कह रहा है कोई नहीं, इस बार कोई एग्जाम नहीं होंगे। कोई पढ़ेगा सीरियसली? बेटा अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट करोगे और कंट्रोलिंग नहीं करोगे, देन नो पर्सन इन द एंटरप्राइज वर्क सीरियसली अकॉर्डिंग टू द प्लान्स एंड प्लान्स विल श्योरली फेल। एम्प्लॉय को बता दिया गया पहले दिन वो आया कि आपसे एक्सपेक्टेशन है हमारी, आप रोज की 30 यूनिट्स बनाकर जाओगे। पहले दिन उसने बनाई, बहुत सीरियसली काम किया। उसने देखा शाम को कोई परफॉर्मेंस ही चेक नहीं करता यार। दूसरे दिन आया, उसने कहा एक आधा दिन और बनाकर देखता हूं। 30 यूनिट बनाई। उसने कहा अच्छा आज भी किसी ने परफॉर्मेंस चेक नहीं करी, तीसरा ही दिन से बंद। आपको लगता है बनाएगा वो? अगर आप उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक नहीं करोगे बेटा, वो प्लान के अकॉर्डिंग काम करेगा ही नहीं, प्लान होंगे ही होंगे फेल। समझ में आ रही है बात? क्या जरूरत है कंट्रोलिंग की? समझ आई हेडिंग? पक्का? सेकेंड वन, सॉरी, controlling is blind without planning. Controlling is blind without planning. बेटा कहता है कंट्रोलिंग अंधा हो जाता है प्लानिंग के बिना। कंट्रोलिंग को कुछ दिखाई नहीं देता, तो दिखाई देगा भी कैसे? बेटा देखो इस बार यानी कि कंट्रोलिंग तो है, एक्चुअल परफॉर्मेंस तो है, लेकिन प्लानिंग नहीं है। फिर वही बात, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं जब मैं कंट्रोलिंग प्रोसेस का पहली हेडिंग बोली थी। बेटा ये देखने के लिए कि क्या मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस सफिशिएंट है कि नहीं, मुझे प्लानिंग हमेशा ही चाहिए। मान लो एम्प्लॉय आया ऑर्गेनाइजेशन में काम करने, उसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव सेट नहीं किया गया। पहले दिन 30 यूनिट बनाकर घर गया, दूसरे दिन 25 बनाकर घर गया, तीसरे दिन फिर 30 बनाकर घर गया, फोर्थ डे 27 बनाकर घर गया। बेटा मुझे कैसे पता लगेगा कौन सी सफिशिएंट है कौन सी इनसफिशिएंट है? एक्चुअल परफॉर्मेंस है पर प्लानिंग नहीं है। पता लग सकता है क्या सफिशिएंट है क्या नहीं है, क्या इनसफिशिएंट है? बेटा कंट्रोलिंग को दिखाई दे रहा है कुछ रिजल्ट आ पा रहा है? आएगा ही नहीं। और अगर यही प्लानिंग होती और पता होता 30 यूनिट स्टैंडर्ड था, तो बेटा पता लगा कि 2 दिन तो स्टैंडर्ड अचीव हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, दिखाई भी देना शुरू हुआ कंट्रोलिंग को कुछ। समझ आई बात बेटा? या मैं ऐसे ही बोल सकता हूं बेटा आपने अपने लिए स्टैंडर्ड कुछ नहीं लिया
और एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आई, मार्क्स निकल कर आए 12th बोर्ड में 85%। कैसे पता लगेगा सफिशिएंट है कि नहीं, कोई कमी रही थी कि नहीं? स्टैंडर्ड का होना जरूरी है। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हुई, कैसे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं डिफरेंस की। बेटा यहां पर भी दो हेडिंग है, दो में से एक को समझना मुश्किल है, एक को समझना बहुत आसान है। बेटा हेडिंग है दो, एक का नाम है प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर इज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। कहता है प्लानिंग का मतलब है आगे देखना, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड। कंट्रोलिंग का मतलब है पीछे देखना, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। मुझे यह समझाना है, एक हेडिंग। बाबू प्लानिंग का मतलब आगे देखना नहीं होता क्या? बेटा प्लान्स आर ऑलवेज मेड फॉर द फ्यूचर। 1 अप्रैल को आप प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हो अगली 31 मार्च तक के लिए। 1 अप्रैल 2019 को बैठा मैं प्लान कर रहा हूं कि 12 लाख यूनिट बेचूंगा, कब तक? 2019-20 तक। प्लान्स आर ऑलवेज मेड फॉर द फ्यूचर, नेवर मेड फॉर द पास्ट। प्लानिंग का मतलब ही क्या है? पीपिंग इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर में झांकने की कोशिश करना। आप में से कोई ये तो प्लान नहीं कर रहा ना कि 11th टॉप करके आना है, यही सोच रहे हो ना बोर्ड में क्या करेंगे? प्लान्स आर ऑलवेज मेड फॉर द फ्यूचर, इसलिए प्लानिंग क्या है? लुकिंग अहेड, आगे ही देखना है। समझ आई बात? कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। बेटा कंट्रोलिंग पीछे ही तो देखना है। कंट्रोलिंग में क्या होता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गई, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैं कंपेयर करता हूं विद स्टैंडर्ड्स। ये वही स्टैंडर्ड है बेटा जो पास्ट में सेटअप हुए थे। आज 31 मार्च 2020 है, स्टैंडर्ड सेट हुआ था 1 अप्रैल 2019 को। बेटा कहीं ना कहीं पीछे झांक कर देखना पड़ेगा ना स्टैंडर्ड क्या था, तभी तो कंपैरिजन होगा। इसलिए बोलता है कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, कहीं ना कहीं पीछे ही देखोगे। क्या बात क्लियर है? पक्का? दूसरी बात बेटा ये बोलता है कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड, कंट्रोलिंग आगे देखना है, और प्लानिंग इज लुकिंग बैक, प्लानिंग पीछे देखना है। अब ये क्या बोला है? अब ये भी समझने की कोशिश करो। पहले मैं बताता हूं प्लानिंग क्यों पीछे देखना है, वाई प्लानिंग इज लुकिंग बैक। बेटा देखो प्लान्स आर ऑलवेज मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंसेस एंड पास्ट एक्सपीरियंस। प्लान हमेशा ना बेटा पास्ट परफॉर्मेंस को, पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर बनाए जाते हैं। हमने 11 टॉप किया था, हमने देखा 11th में मैंने ऐसा क्या क्या किया था जो मैं टॉप कर गया। अच्छा मैंने इतनी ट्यूशन लगाई थी, ये मेरे पास रिसोर्सेज थे, इस टीचर के नोट्स थे, अच्छा मैंने केस स्टडीज कितनी बुक करी थी। बेटा इस साल 12th में आए, कहीं ना कहीं बेटा प्लान करते हुए पास्ट दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? प्लान्स हमेशा पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाए जाते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे बनाए जाते हैं। यही बात ऑर्गेनाइजेशन में भी है। आज बेटा कोई तगड़ी सी कंपनी का, मान लो इन्फोसिस कंपनी का सीईओ छोड़ देता है, दूसरी कंपनी के सीईओ 2 मिनट में उसको रिक्रूट करने को तैयार हो जाएंगे। पता है क्यों? कहीं ना कहीं बेटा उसका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है। प्लान्स हमेशा पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाए जाते हैं, इसलिए बोलता है प्लानिंग इज लुकिंग बैक। ठीक है? वाई कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड? बेटा एक बात सुनो, आप ये सोचते हो क्या कंट्रोलिंग के बाद कुछ है ही नहीं, खत्म? ऐसे कैसे? कंट्रोलिंग में बेटा आप क्या कर रहे हो? आगे के लिए करेक्टिव एक्शन ले रहे हो। देखो पास्ट तो आपका बीत चुका, 11.5 लाख यूनिट बन चुकी, पास्ट में जाके तो ठीक कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आप चाहते हो ना फ्यूचर ना खराब हो जाए, इसीलिए तो आप करेक्टिव एक्शन ले रहे हो। कंट्रोलिंग में कहीं ना कहीं आप आगे ही तो की तरफ ही तो झांक रहे हो। और मैं बोलता हूं कौन सी कंट्रोलिंग खत्म हो जानी है, इसके बाद तो फिर प्लानिंग ने आना है, कहीं ना कहीं जाना तो आगे ही हमने, इसलिए बोलता है कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड। बात क्लियर? समझ आई बात? टॉपिक इतना सा था, खत्म। 6 नंबर का आता है। मैं समझ नहीं पाता इसमें 6 नंबर फ्री के क्यों दे रहे हो यार, बच्चे को क्यों पास करा रहे हो उसको? समझ आई बात? बढ़े आगे, चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले करेंगे कंट्रोलिंग की लिमिटेशन, पहले करेंगे कंट्रोलिंग की लिमिटेशन, और जो बहुत 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 ज्यादा आसान है। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करना। बेटा सबसे पहली हेडिंग है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। अब समझ लो, ये बात मैं पहले बोल चुका हूं। बेटा कई फील्ड ऐसी है जहां क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव सेट हो ही नहीं सकता, होता ही क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव सेट है।
याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी एम्प्लॉय मोरल। एम्प्लॉय मोरल एक एग्जांपल हो सकता है, जॉब सेटिस्फेक्शन एक एग्जांपल हो सकता है। आपने कभी देखा किसी एम्प्लॉय को जो जॉब से सेटिस्फाई हो? जिसकी 10 लाख रुपए साल की जॉब है वो कहता है कम है यार, 15 मिलने चाहिए। जिसके 15 मिल रहे हैं वो कहता है यार कम है यार, 20 तो मिलने चाहिए। जिसकी 20 है सुंदर पिचाई भी सेटिस्फाई नहीं होगा। जिसको रोज के 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं कोई सेटिस्फाई नहीं है। तो इस बार हमने एक ऑब्जेक्टिव लिया कि हम क्या करेंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन देंगे एम्प्लॉय को। कितना? क्वांटिटी में सेट करके बताओ। नहीं हो सकता। एम्प्लॉय मोरल क्वांटिटी में सेट नहीं हो सकता। बेटा ऐसी जगह पे कंट्रोलिंग काम ही कहां करेगी? क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव सेट करे, एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आई, कंपैरिजन होगा नहीं, डेविएशन निकलेंगे नहीं, करेक्टिव एक्शन लिए नहीं जाएंगे। कंट्रोलिंग ऐसी जगह पर फेल हो जाती है जहां क्वांटिटी में ऑब्जेक्टिव सेट नहीं हो पाते। पहले भी बोली थी मैंने बात, ठीक है। सेकंड वन इज, अभी सेकंड वन को 2 मिनट के लिए ब्रेक लगाओ। सेकंड हेडिंग वैसे है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, मेरा अभी का फोकस नहीं है, 2 मिनट के बाद का है। थर्ड हेडिंग क्या है? थर्ड हेडिंग देखकर बताना क्या है। रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, और फोर्थ वन इज कॉस्टली अफेयर, है ना। चलो पहले थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हेडिंग है रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय रेसिस्ट करते हैं कंट्रोलिंग को। लो समझाता हूं क्यों करते हैं। बेटा देखो एक बात समझो, मान लो एक्चुअल परफॉर्मेंस के मेजरमेंट के लिए मैंने एक नई कंट्रोलिंग की टेक्निक सोची जिसका नाम है सीसीटीवी टेलीविजन, क्लोज सर्किट टेलीविजन। ठीक है, मैंने क्या करा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पैक कराया विद सीसीटीवी कैमरा। मैंने कहा एक्चुअल परफॉर्मेंस यहीं से काउंट करूंगा, कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितनी यूनिट बनाकर जा रहा है। ठीक है जी, मैं बैठ गया अपने कैबिन में, सीसीटीवी कैमरा लगा दी। बेटा आपको लगता है कि सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद एम्प्लॉय रेसिस्ट ना करे? एम्प्लॉय हमेशा रेसिस्ट करता है, हमेशा। पता है क्यों? उसको पता है क्या लगता है, यार कंट्रोलिंग ना, अच्छा ये इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, अच्छा ये मुझे ईमानदार नहीं समझते, ये समझता है मैं चोरी चकारी करके कोई सामान ले जाता हूं। अच्छा अब ये लंच टाइम में भी हमारे ऊपर नजर रखेंगे, कहीं लंच टाइम ना ज्यादा हो जाए, मतलब अब हम 5 मिनट आपस में बात भी नहीं कर सकते। बेटा एम्प्लॉय कभी नहीं सोचता कि कंट्रोलिंग इज इन द फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसको लगता है ये तो मेरी इंडिपेंडेंस के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, मेरी फ्रीडम के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैं फ्री से किससे बात भी ना कर पाऊं। लंच टाइम में भी नजर रखेंगे भैया हमारे ऊपर। समझ में आया क्या है रेसिस्टेंस? एम्प्लॉय कभी फेवर में नहीं होता कंट्रोलिंग के, हमेशा क्या करता है, रेसिस्ट करता है कंट्रोलिंग को। समझ आई बात? एंड लास्ट एक फोर्थ हेडिंग है बेटा, कॉस्टली अफेयर। क्यों महंगी पड़ती है कंट्रोलिंग? बेटा देखो एक बात समझो, आपको कंट्रोल करते टाइम हमेशा एक सिचुएशन का ध्यान रखना है, मैं यहां लिखूंगा। अब देखो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड इंस्टॉलिंग अ कंट्रोल सिस्टम मस्ट नॉट बी मोर देन द बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम इट। इंस्टॉलिंग, इंस्टॉलेशन, देखो सिचुएशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए, ऑपरेशन कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कम होनी चाहिए, बेनिफिट उससे मिलने वाले ज्यादा होने चाहिए। मैं एक बात बोलता हूं आपको, अगर मैं सीसीटीवी कैमरा लगवाऊं मान लो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको लगवाने का खर्चा और उसको ऑपरेट कराने के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मान लो वो खर्चा 5 लाख रुपए है, और सीसीटीवी की लाइफ मान लो 5 ईयर्स है। मान लो 5 साल के बाद उसका विजन खराब हो जाएगा, कैमरा ढंग से विजिबिलिटी नहीं दे पाएगा, मान लो 5 साल लाइफ है और खर्चा आना है 5 लाख रुपए, ठीक है। और बेटा अगर मैं नहीं लगवाता तो ना हर महीने लगभग 1000 रुपए का नुकसान हो जाता है। मान लो कि चोरी चकारी करके एम्प्लॉय घर ले जाता है, ठीक है। लगवाऊं कंट्रोलिंग सिस्टम सीसीटीवी कैमरा या नहीं, बस ये सोचकर बता दो, लगवाऊं कि नहीं? नहीं लगवाऊं? अगर मान लो ये कॉस्ट 5000 रुपए पर मंथ हो, लगवाऊं कि नहीं? अब सोच लो, लगवाना पड़ेगा? अर्पित नहीं लगवाना पड़ेगा। सुन देख, 5000 रुपए महीना कॉस्ट है, तो 1 साल की कॉस्ट कितनी आई? 60,000। 5 साल की कॉस्ट कितनी आई? 3 लाख। देख नुकसान है 3 लाख का,
नुकसान है 3 लाख का। 5 लाख रुपए लगाकर 3 लाख का नुकसान बचाना, ये कौन सी समझदारी है? समझ आई बात? बेटा यही है कॉस्टली अफेयर। कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में कंट्रोलिंग सिस्टम की कॉस्ट नहीं होती। बेटा अगर कंट्रोलिंग सिस्टम की ऑपरेशनल कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट बेनिफिट से ज्यादा होगी, इस सिचुएशन को बोला गया कॉस्टली अफेयर, कि कई बार कंट्रोलिंग कॉस्टली पड़ती है, वो इसी वजह से पड़ती है। बेनिफिट मिलने वाला हमेशा ज्यादा होना चाहिए। समझ आई बात? 3 हेडिंग ओके हैं। अब 4th हेडिंग है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। बेटा एक बात समझ लो, वी कांट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर, वी कैन कंट्रोल आवर इंटरनल फैक्टर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अपने इंटरनल फैक्टर को तो कंट्रोल कर सकती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हाथ में एक्सटर्नल फैक्टर। गवर्नमेंट को कोई कंट्रोल कर सकता है? सप्लायर्स को, कॉम्पिटिटर्स को, वर्कर्स को है तो वो भी बाहर का ही मैटर, बस रोज आ जाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने। बेटा हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को, और यकीन मानना एक्सटर्नल फैक्टर अगर बदल जाते हैं ना तो कंट्रोलिंग खत्म हो जाती है। मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूं आपको। बाबू मान लो पिछले साल की सेल वही है कि 10 लाख यूनिट आपने बेची, इस बार आपने स्टैंडर्ड सेट किया 12 लाख यूनिट, और मान लो बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेस्ले जो मैगी बेचती है। ये मैं उस ईयर की बात बता रहा हूं जिस ईयर मैगी बैन हुई। मान लो ऐसा था, उससे पिछले साल उन्होंने 10 लाख यूनिट बेची थी, इस बार स्टैंडर्ड लिया 12 लाख यूनिट का। बेटा जब हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं 12 लाख यूनिट का, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जब हम इतना बड़ा स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो हम मान के चल रहे होंगे ना कि गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसे कैसे रहेगी जैसे है, लॉ भी हमारे साथ ऐसे कैसा रहेगा जैसा है, कस्टमर भी हमारे साथ ऐसा रहेगा जैसा है। कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कभी नहीं बदलने वाले, वो हमें आज तक इतना प्यार देता है आगे भी इतना ही प्यार देगा, यही तो सोच रहे होंगे। लेकिन बेटा हुआ क्या, आपके एक्सटर्नल फैक्टर बदल गए, और एक नहीं बदल गया, 3-4 बदल गए इकट्ठे। कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गया, उसने कहा ना मैं तो खाता नहीं मैगी, अब मैं तो कोई और प्रोडक्ट देख लूंगा। लेट्स सपोज की ITC का वो आता है, क्या आता है, येपी पतंजलि ने भी बना दिया, हम तो वो खा लेंगे, हम नहीं खाते। ये कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गया, गवर्नमेंट बदल गई, लीगल एनवायरमेंट कानून बहुत सारे बदल गए। बेटा क्या आप कंट्रोल कर सकते थे इनमें से किसी भी फैक्टर को? यू कांट। हम इंटरनल फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, इनमें से तो एक भी चीज हमारे कंट्रोल में है नहीं क्योंकि इंटरनल नहीं है। वी कांट कंट्रोल द एक्सटर्नल फैक्टर। बेटा हम कंट्रोल ही नहीं कर पाए। अब एक बात बताओ, एक्चुअल परफॉर्मेंस कोई आई नहीं, एक्चुअल परफॉर्मेंस 0, काम ही नहीं करने दिया सरकार ने कोई। बेटा एक्चुअल परफॉर्मेंस आई नहीं, स्टैंडर्ड वहीं के वहीं रह गए। क्या करा कंट्रोलिंग ने? कंट्रोलिंग का काम क्या होता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस आए, कंपेयर करें, कमियां ढूंढें, यहां तो ढूंढने के लिए कुछ है ही नहीं। समझ आई बात? अगर एक्सटर्नल फैक्टर बदलेंगे कंट्रोलिंग फेल हो सकती है, कंट्रोलिंग वर्क नहीं करेगी। ठीक है जी। एक टॉपिक है बजटरी कंट्रोल, ठीक है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमारे कोर्स में है। हम पहले पढ़ेंगे बजटरी कंट्रोल क्या चीज है, फिर डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। एडवांटेज बहुत आसान है, शायद खुद हो जाए, बताऊंगा एडवांटेज के लिए क्या है। ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं बजटरी कंट्रोल ये है क्या चीज। बाबू सिंपल सी बात है, बजट बनाकर कंट्रोल करना इज बजटरी कंट्रोल। ठीक है, बजट बनाकर कंट्रोल करना इज बजटरी कंट्रोल। अभी मीनिंग भी पढ़वाऊंगा मैं इसका, लेकिन अभी सब सामने ही देखते रहो। ठीक है बाबू, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हर मेजर एक्टिविटी के लिए बजट बनाती है, हर मेजर एक्टिविटी के लिए। ठीक है, कैश बजट बन सकता है, सेल्स बजट बन सकता है, प्रोडक्शन बजट बन सकता है, परचेज बजट बन सकता है, हर मेजर एक्टिविटी के लिए एक बजट। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कैश बजट का, समझने की कोशिश करना। ठीक है, और बजट बनाया जा रहा है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। ठीक है बेटा, मैंने 1 अप्रैल 2019 को अपना ओपनिंग बैलेंस लिखा कि कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है। मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पास 15 लाख रुपए है। बेटा ये बैलेंस एक्चुअल है,
एक्चुअल है कि नहीं? 1 अप्रैल 2019 को ये भी नहीं पता होगा कि 1 अप्रैल 2019 को कैश कितना पड़ा है, पता होगा बेटा। बाकी जितनी भी फिगर लिखूंगा मैं, बची हुई जितनी भी फिगर लिखी जाएंगी, ये सब एस्टिमेशन है, ये सब मेरा अंदाजा है कि क्या हो सकता है। मैंने अंदाजा लिया कि पिछली बार हमारी कैश सेल्स 12 लाख की हुई थी, इस बार मुझे उम्मीद है कि हम 14 लाख तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैंने अंदाजा लिया कि पिछली बार कैश परचेजेस 10 लाख की थी, इस बार 12 लाख रुपए की करेंगे हम कैश परचेजेस। जितना मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं इसका मतलब है ये मेरा खर्चा है। ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, मैंने उधार पर गुड्स बेचा हुआ है। ठीक है, इस बार मुझे उम्मीद है कि डेटर पैसे दे जाएंगे। ठीक है, पिछली बार 2.5 लाख रुपए आए थे डेटर से, इस बार बहुत सारा उधार में माल गया, तो इस बार उम्मीद है 4 लाख रुपए तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कैश पेड टू द क्रेडिटर्स, मैंने भी उधार पर खरीदा था सामान, तो मेरे को अपने सप्लायर्स को पे करना पड़ेगा, और मान लो बेटा पे करना पड़ेगा इस बार 3 लाख। ऑन द सेम लॉजिक में सारी इनकम्स जो कैश में रियलाइज होंगे सबको ऐड करता हूं, और बेटा सारे एक्सपेंसेस जो कैश में होंगे, बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे। अभी तो मैंने एक्सपेंसेस का तो शुरू ही नहीं किया, कुछ वेजेस एंड सैलरी, प्रिंटिंग, मैं तो ऑर्गेनाइजेशन तो जनरली सब कुछ कैश ही मंगा रही होती है, तो कई करोड़ के तो खर्चे ही बैठेंगे। तो अगर मैं पूरा ढंग से प्रिपेयर करूं, एट द एंड मेरे को मिलेगा बेटा कोई ना कोई फिगर कि क्या 31 मार्च 2020 को क्या कैश बैलेंस होना चाहिए, है नहीं? 1 साल पहले खड़ा हूं मैं, क्या होना चाहिए? मान लो बेटा ये होना चाहिए 5 लाख रुपए या 1 लाख, समझ लो आसानी के लिए। अब मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं, बजट का मीनिंग क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय बजट? बजट क्या चीज है? बजट इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। देख लो बेटा, हर बात क्वांटिटी में है, कोई भी बात क्वालिटेटिव नहीं बोल रहा हूं मैं। बजट इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये है मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कैश बैलेंस 1 लाख रुपए हो जाए। ठीक है, बजट इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। जो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो रहा है, देख लो बेटा मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं कहां तक सोच रहा हूं। पहले बताओ मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बजट क्या है? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। बात क्लियर? ठीक है, एक और बात बेटा, बजट इज द प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग डिवाइस। ये प्लानिंग के भी काम आता है और ये कंट्रोलिंग के भी काम आता है। इकलौती चीज है जो आपके कोर्स में जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों के काम आती है, वो है बजट। यही बात मैं प्लानिंग में भी समझाऊंगा आपको, क्यों काम आती है समझो बेटा। क्या ये स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड ही तो है ये, कैश बैलेंस 1 लाख होना चाहिए। ठीक है, 31 मार्च 2020 को कैश बैलेंस मेरे पास आ गया, मान लो 80,000, मान लो 80,000 आ गया। एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गई, कंपेयर करो, डेविएशन निकल जाएंगे 20,000 के। करेक्टिव एक्शन लिए, उससे पहले एनालाइज किए जा सकते हैं कॉजेज ऑफ डेविएशन, करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मान लो कैश सेल 20,000 रुपए कम हुई, जिसकी वजह से कैश बैलेंस नहीं आ पाया 1 लाख। कौन फंस जाएगा? किसके खिलाफ करेक्टिव एक्शन होगा? सेल्स डिपार्टमेंट के खिलाफ, सेल्समैन के खिलाफ। समझ में आ रही है बात? ये प्लान भी कराकर दे रहा है आपको, कंट्रोल भी कराकर दे रहा है, इसलिए बजट को बोलता है प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग डिवाइस। क्या अभी तक मैं क्लियर हूं इस मैटर पे? पक्की बात? एक बात और, लास्ट बात बेटा, जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे ना, तो इंट्रोडक्शन में एक बात लिखी हुई है, बजट शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट कि अगर हमें कोई नेसेसरी चेंजेस करने हो हम कर पाए। बजट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। बजट शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट नेसेसरी चेंजेस मे बी मेड लेटर अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग एनवायरमेंट। पर बेटा एक बात बताऊं, लिमिटेशन पढ़ना, पहले लिमिटेशन का नाम लिखा है रिजिडिटी।
इंट्रोडक्शन बोलता है बजट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बट इट इज अ प्रैक्टिकल रियलिटी दैट बजट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिजिड। बेटा बजट हमेशा रिजिड होते हैं। देखो एक बात सुनो, बजट में चेंजेस करा लो टू ऑफन और नॉट एट ऑल। या तो आज ही आ जाओ, जिस दिन बजट बन रहा है चेंजेस करा लो, या पूरे साल भर आना मत। देखो एक बात को समझने की कोशिश करो। जनरली देखो, मैंने तो बजट प्रिपेयर करने में 30 सेकंड भी नहीं लगाए। आपको क्या लगता है इतना आसान होता होगा क्या? कितने डिपार्टमेंट को बिठाना पड़ता होगा? सेल्स डिपार्टमेंट को बुलाकर बिठाया, बताओ कितनी कैश सेल्स कर सकते हो आप? परचेज डिपार्टमेंट को बुलाया, बताओ कितना पे करना है आपको? सर समझ रहे हो, बहुत आसान मैटर नहीं है, ठीक है। और इतने सारे खर्चे एनालाइज करने, अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं था। एक बजट प्रिपेयर करने में टाइम पता है कितना लगता है? 20-20 दिन। ऑर्गेनाइजेशन टोटल सारे बजट बनाने में 3-3 महीने लगा देती है बेटा। समझ में आ रही है बात? अब इस बात को समझने की कोशिश करो। 10 दिन लगाकर, 20 दिन लगाकर उन्होंने ये बजट तैयार करा। या तो बेटा जब बजट बन रहा है तभी आ जाओ और चेंज करा लो। अगर सेल्स डिपार्टमेंट को लगता है ये मैं 14 लाख रुपए की सेल कैश नहीं कर पाऊंगा, आज ही चेंज करा कर जाओ। या नॉट एट ऑल, पूरे साल भर नजर ना आना चेंज कराने के लिए, ये बदला नहीं जाएगा। फिर तो बेटा आपसे एक्सपेक्टेशन की जाएंगी कि आप 14 लाख का ही बेचोगे, सीधी सी बात है। या तो आज ही चेंज करा लो या पूरे साल मत आना। या अब आप खुद सोचो बेटा, 6 महीने के बाद सेल्स डिपार्टमेंट आ गया, सर ये ना मेरे को मुश्किल लग रहा है टारगेट, इसमें चेंजेस कर दो। टॉप लेवल क्या सोचेगा? मैंने 3 महीने लगा दिए सारे बजट बनाने में, अगर अब मैं सबके बजट में चेंजेस दोबारा करना शुरू कर दूं, ये इंप्लीमेंट कब करेंगे? अगर प्रिपरेशन ही होती रही तो बेटा इंप्लीमेंट करोगे कब? समझ आई बात? इसलिए बेटा बजट हमेशा रिजिड होता है, या तो चेंज होगा आज ही या कभी नहीं। फिर तो आपसे बेटा एक्सपेक्टेशन बनाई जाएंगी। आज चेंज नहीं कराया ना आपने, तो बस फिर तो आपसे पक्का हो गया कि आप 14 लाख का तो सामान बेचोगे ही, और अगर गलती से ना बेचा, यू विल बी फायर्ड, आपके खिलाफ पक्का एक्शन होगा। समझ आई बात? दूसरी हेडिंग है लैक ऑफ टाइम टू एक्शन। बेटा एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, देखो दिखने में तो लगता है कि हमारे पास 1 साल जितना टाइम है, 1 साल टाइम है हमारे पास, 1 साल में हमने स्टैंडर्ड अचीव करने हैं। पर लेकिन एक बात तो सोचो, स्टैंडर्ड बनाने में आपने 3 महीने लगा दिए। इफ मोर टाइम इज कंज्यूम्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट, then very less time is left for the implementation of the budget. This is lack of time to action. एक्शन के लिए तो टाइम बहुत कम है, प्रिपरेशन में इतना टाइम चला जाता है, तो एक्शन के लिए टाइम बचता कहां है? समझ आई बात? थर्ड वन इज कॉस्ट इन्वॉल्व। बेटा हमें लगता है बजट बनाने में कौन सा खर्चा आ रहा है। पहली बात तो यहां पर यह समझ लो, कॉस्ट से मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। कॉस्ट का मतलब है लगने वाला टाइम, लगने वाले एफर्ट्स और एज वेल एज मनी, पैसा भी है। कॉस्ट से मतलब तीनों से, मनी, टाइम एंड एफर्ट। हमें लगता है यार क्या खर्चा आ रहा है बजट बनाने में, क्या किताब उठानी है, लिखना शुरू कर देना है। बेटा इनडायरेक्टली कॉस्ट तो देखो, बजट कौन प्रिपेयर करता है? टॉप लेवल। 5 डायरेक्टर है मान लो, बैठ गए, सुंदर पिचाई CEO हैं वो भी बैठ गए, 3 महीने तक आप सब लगे रहे, 5 लोग। इनडायरेक्टली उनकी सैलरी कैलकुलेट करना 3 महीने की, पसीने आ जाएंगे। टाइम दिख रहा है, 3 महीने लग रहे हैं, एफर्ट्स दिख रहे हैं उनके दिन रात के, मनी दिख रही है आपको इनडायरेक्टली कितनी इन्वॉल्व है। बजट बनाना सस्ता काम नहीं है, बहुत महंगा काम है। इसलिए बोलते हैं कॉस्ट है बजट बनाने में, फ्री कुछ नहीं बन रहा है। एंड लास्ट वन इज, लास्ट हेडिंग है एस्टिमेट्स। अब एक बात समझ लो बेटा जिस दिन बजट प्रिपेयर हो रहा होता है ना, ये फिगर्स उस दिन का एस्टीमेट है। सबसीक्वेंट इन्फ्लेशन या डिप्रेशन आया, दीज फिगर्स में बिकम यूजलेस। देखो एक बात समझाता हूं, मान लो ये जो कैश परचेजेस हैं ये यूएसए से होनी है, ठीक है? या सोच कर देखो, मैं बोलता हूं ये कैश सेल्स है, हम सारा का सारा सामान बेचते किसको है? यूएस को बेचते हैं, ठीक है? और बेटा वहां हमारा सामान बिकना है $20,000 का, ठीक है? आज 1 अप्रैल है,
ठीक है। 1 अप्रैल को जब हम बजट बना रहे हैं, $1 का प्राइस 70 रुपए है, तो मैंने ऐसे कैलकुलेट करा, $20,000 का सामान बिकना है, 70 रुपए का डॉलर है, 14 लाख रुपए मेरे को आएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। हम ये बजटेड फिगर कौन से दिन की लेते हैं? जिस दिन हम बजट प्रिपेयर कर रहे होते हैं। दीज फिगर आर द एस्टिमेशन ऑन द बजटेड डे। ठीक है, दीज फिगर मे बिकम यूजलेस आफ्टर सब्सीक्वेंट इन्फ्लेशन और डिप्रेशन। बेटा ये यूजलेस हो सकती हैं। आप एक बात को समझो, मान लो अभी तक 3 महीने में डॉलर का प्राइस 70 के आसपास ही घूमता रहा और आप $5,000 का गुड्स बेच चुके हो। ठीक है, 3 महीने के बाद ऐसा कुछ हो जाता है, ऑन 1 जुलाई डॉलर का दाम हो जाता है 68। अब क्या? अब तो यहां तक पहुंच नहीं पाओगे। कुछ टाइम के बाद डॉलर का दाम हो जाता है मान लो 65। अब क्या पहुंच पाओगे यहां तक? इसलिए बोल रहा हूं, दीज फिगर आर द एस्टिमेट्स ओनली बेस्ड ऑन द रीजनेबल अजम्पशन। ये सिर्फ और सिर्फ अंदाजा है, ये एक्चुअल फिगर नहीं है। और अगर इन्फ्लेशन या डिप्रेशन हुआ जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, तो बेटा दीज फिगर मे बिकम यूजलेस, फिर इनके कोई मायने नहीं है, क्योंकि ये चीज किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती। सेल्स डिपार्टमेंट इसको थोड़ी कंट्रोल कर सकता है, एक्सचेंज रेट को। समझ आई बात क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे को पढ़ानी क्या है? एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल। ठीक है, अब एक काम करो, मेरे नोट्स आपके पास है, ये रही एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल, और पहले पेज पर एडवांटेज है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग करा दूं तो एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। देखो इधर हेडिंग क्या लिखी हुई है एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल में? हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। बेटा इधर इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में 6th हेडिंग क्या लिखी है? फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। सेम बेटा उधर 2nd हेडिंग लिखी है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, और इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में क्या लिखी है? 3rd वन, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। सिमिलर इधर 3rd हेडिंग लिखी है हेल्प इन अटेनिंग टारगेट, इधर 1st हेडिंग लिखी है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इधर 4th हेडिंग लिखी है, सॉरी मेरी हेडिंग स्किप कर गया, इधर 3rd हेडिंग है मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, और यहां पर बेटा 4th हेडिंग लिखी है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। 4th हेडिंग मैंने बता दी हेल्प इन अटेनिंग टारगेट, इधर 1st हेडिंग है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मुझे सिर्फ 5th हेडिंग बतानी है फैसिलिटेट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इंपॉर्टेंस खत्म, और उसके बाद मैं कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस पढ़ा दूंगा, चैप्टर खत्म। बात समझ में आई? चलो अभी जरा समझने की कोशिश करते हैं बातों को। सामने देखो, कहता है ये फैसिलिटेट करता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैंने कब मना करा? करता है फैसिलिटेट। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन याद है क्या होता था? एक्सेप्टेबल लिमिट होती थी और बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट की बातें करते थे। बाबू ये रहा, मेरा अंदाजा है कि कैश बैलेंस 31 मार्च को 1 लाख होना चाहिए। कहता है आप बजट में मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, तो कर ही तो सकते हो। बेटा आपने एक्सेप्टेबल लिमिट लगा ली 10%, कि अगर कैश बैलेंस 90,000 भी हुआ, 10% की कमी भी रह गई 1 लाख में, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये 10% के बियॉन्ड गया, यानी कि 90,000 से भी कम निकला, तो मैं कंट्रोल करूंगा। और मान लो निकला एक्चुअल में 80,000, तो क्या टॉप लेवल कंट्रोल करने की कोशिश करेगा? पक्का करेगा बेटा, कमियां ढूंढेगा भी और एक्शन भी लेगा। लेकिन अगर ये 90,000 तक आया तो टॉप लेवल कुछ भी नहीं करने वाला। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड। समझ में आई बात? क्या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन लगता है इस टेक्निक पे? बिल्कुल लगता है बेटा। 5 हेडिंग ओके, पक्का। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पर आ जाए, ठीक है। फिर से बताऊं बेटा, देख आपने स्टैंडर्ड सेट करा, बजट आपका स्टैंडर्ड सेट कराता है, करा दिया स्टैंडर्ड सेट। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता था? KRA की बात करो, और मैं तो पहले ही बोल रहा हूं बजट बनता ही सिर्फ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के लिए, तो है ही KRA। और KRA में भी क्या बात होती थी? एक होती थी हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट, और एक होती थी अगर डेविएशन बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट चले जाएं। इसको हम कंट्रोल नहीं करते थे, इसको कंट्रोल करते थे। लगा लिया आपने इसमें डेविएशन, लगा लिया आपने एक्सेप्टेबल लिमिट। आपने बोला मेरी एक्सेप्टेबल लिमिट बर्दाश्त करने की ताकत 10% है।
अगर 10% तक भी कम हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख होना चाहिए वैसे तो कैश बैलेंस, लेकिन अगर 90,000 तक भी हो तब भी मैं इग्नोर करूंगा। लेकिन अगर 90,000 से भी कम हुआ, यानी कि मेरे एक्सेप्टेबल लिमिट के बियॉन्ड गए डेविएशन, फिर तो टॉप लेवल पक्का कंट्रोल करेगा। ठीक है जी, इतनी बात। लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ऑल्दो लिखने वाला मैटर इसमें बहुत कम होगा, ठीक है, शायद सारी बातें बोलकर ही समझ में आ जाए, बस एक आधी हेडिंग हो सकती है जो लिखनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, अभी जरा समझने की कोशिश करना बात को। बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग 6 है, ठीक है। पहले थर्ड और फिफ्थ वन, थर्ड हेडिंग है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस और फिफ्थ वन है एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। मैं आपसे एक बात बोलता हूं, एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूं, जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लो बेटा मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने की एक टेक्निक लगाई, सीसीटीवी कैमरा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करा दिए। अब होगा क्या समझो बेटा, हम अपना गुस्सा हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स पे निकालते हैं। आप स्कूल जाते हो, टीचर ने डांट दिया, इतना खुंदक में था, टीचर 2-4 लगा दिए। अब गुस्सा तो बहुत आ रहा, मन तो कर रहा टीचर के भी बजा दो, ठीक है, पर हमारी इतनी मजाल नहीं कि स्कूल में कुछ कह दे उसको। अब होता क्या, गुस्सा कहां निकलता है, रिसोर्सेस पे। ये उठाया कंपास डेस्क में थे, सीसीटीवी कैमरा पे ऑयल फेंकना शुरू कर देते हैं, टॉयलेट में लिखना शुरू कर देते हैं उठाकर, तोड़ो स्कूल की डेस्क सारी। कहां मैं टीचर पे गुस्सा नहीं निकल सकता, कहां निकलता है, रिसोर्सेस पे। यही काम ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। बॉस बहुत गुस्से में था, भड़क गया, डांट दिया उठाकर एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज गुस्सा कहां निकालते हैं, रिसोर्स, उनको भी कुछ नहीं मिलता। अच्छा मेरे को डांटा, रॉ मटेरियल उठा के फेंक दिया, होने दे नुकसान। यही होता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपने कंट्रोलिंग की टेक्निक लगा दी, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिया, अब बताओ रिसोर्सेस को कोई वेस्ट कर सकता है क्या? सर कैसे करोगे? आप पिक्चर में आ जाओगे, 2 मिनट में फायर हो जाओगे, निकाल दिए जाओगे ऑर्गेनाइजेशन से। अब होगा क्या? नहीं, हर जगह ही होता है एक्सेप्ट टॉयलेट, और टॉयलेट के गेट की एंट्री तक होता है यार। तो बेटा एक सिंपल सी बात है, अब रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूज होना, इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। दिस इज मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। एंड फिफ्थ वन इज एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। बेटा पहले हम लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते, 10 बजे आने का टाइम है, उठकर आ रहे हैं, लंच टाइम हाफ एन आवर का है, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं 1 आवर्स तक। होता है ये कहानियां। चोरी चकारी कर रहे हैं, जाते टाइम जेब में रिसोर्सेज डाल के जा रहे हैं। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज की भी बात बोल रहा हूं साथ साथ। जेब में रिसोर्सेज डाल के चल रहे हैं, फिनिश गुड्स लेकर जा रहे हैं, रॉ मटेरियल चुरा कर लेके जा रहे हैं, अपने घर के प्रिंट आउट ऑफिस के प्रिंटर से निकाल रहे हैं। सारे दिन यही कहानी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन मैं बोलता हूं अगर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो गए, होगा क्या बेटा? अब आके दिखा, लेट सब टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, अब आकर दिखा, तो अब तो लंच टाइम एक्सटेंड करके दिखा, अब तो रिसोर्सेज चुरा के घर ले जाके दिखा। बेटा सारे रिसोर्सेज एफिशिएंट यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे, एज वेल एज ऑर्डर एंड डिसिप्लिन का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। दोनों बात समझ आई? ठीक है। फोर्थ हेडिंग इज इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब ये बात मेरे को आपसे जाननी है बेटा, डेविएशन 3 तरीके का होता था, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पढ़ा है? पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है? आप टारगेट के बियॉन्ड काम चले गए, स्टैंडर्ड था 12 लाख यूनिट और एक्चुअल परफॉर्मेंस आई 13 लाख यूनिट, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा है स्टैंडर्ड से। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस, लेकिन हो तो सकता है। अगर बेटा आपके डेविएशन मान लो 0 भी है, मान लो 12 लाख यूनिट का टारगेट था और आपने पूरा ही अचीव करा या ज्यादा काम किया, क्या बेटा आप डिजर्व नहीं करते? एम्प्लॉय का डिजर्व नहीं करते प्रमोशन, बोनस, इंक्रीमेंट? करते हैं भाई। बहुत मेहनत की है उन्होंने, आपका टारगेट अचीव करके दे दिया या टारगेट से भी ज्यादा काम करके दे दिया, तो बेटा अब उनको बोनस दिया जा सकता है, इंक्रीमेंट दिया जा सकता है, प्रमोशन दिया जा सकता है, रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, वेजेस एंड सैलरी बढ़ाई जा सकती है, और भी बहुत कुछ दिया जा सकता है। बेटा अगर पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, सैलरी बढ़कर मिलेगी, बोनस मिलेगा, क्या एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होता? होता है, बल्कि उसकी लॉयल्टी भी बढ़ती है। ठीक है। एक डायमंड मर्चेंट है सूरत के, मैं हमेशा बोलता हूं, सावजी भाई ढोलकिया। ठीक है, कभी नाम सुना? हमेशा हर दिवाली पर कार गिफ्ट करते हैं अपने एम्प्लॉय को। इस दिवाली पे उन्होंने 600 कार दी अपने एम्प्लॉय को और 3
शायद ऑडी या मर्सिडीज, 3 एम्प्लॉइज को ऑडी या मर्सिडीज और 600 एम्प्लॉय को कार बोनस में। आप एक बात बताओ, बोनस मिलने से एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा? मोटिवेट तो होगा, लॉयल्टी बढ़ जाएगी, ईमानदारी बढ़ जाएगी। अच्छा मेरा एम्प्लॉयर मेरे लिए इतना कुछ सोच रहा है, अब तो मैं और मेहनत से काम करूंगा, अगली बार बड़ी कार लूंगा, इन्हीं से ही लूंगा। तो बेटा आप मोटिवेट हो जाते हो काम करने के लिए। 3 बात समझ आई? ठीक है। 4th हेडिंग मतलब आपके नोट्स में सीक्वेंस में 2nd नंबर पे है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है बेटा, कंट्रोलिंग कहता है ये बता देती है कि स्टैंडर्ड एक्यूरेट है कि नहीं। मैं समझाता हूं, पक्का बताती है। देखो एक बात सुनो, आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन था, आज पहली बार ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर रही है, पहली बार बनी है, अभी बनी है। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड सेट किया, इस बार 12 लाख यूनिट बनेंगी और बिकेगी। मान लो स्टैंडर्ड ऐसा सेट हुआ, ठीक है, और एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आई 4 लाख यूनिट। बेटा एक बात को समझना, डेविएशन ऐसे नहीं होते। डेविएशन क्या हो सकते थे यार? चलो 11 लाख नहीं बनी, चलो 10 लाख बन जाती, 10 नहीं बनी, 9 बन जाती, 9 नहीं बनी, 8 बन जाती, समझ आता डेविएशन है। बेटा इसे डेविएशन बोलोगे? 12 लाख का टारगेट और बनी सिर्फ 4 लाख। कहीं ना कहीं टॉप लेवल ने अपने एम्प्लॉय को और अपनी मशीनरी को ओवर एस्टिमेट कर रखा होगा। मान के चल रहे हो ना बेटा? ये इतना बड़ा गैप होता है क्या कि 12 लाख का टारगेट और 4 लाख ही पहुंचे? सर 10 लाख तक पहुंच जाते, 8 लाख तक पहुंच जाते, समझ आता कि कहीं कोई कमी रहेगी होगी। बेटा इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओवर एस्टिमेशन करना। अपने एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी को और अपने मशीनरी को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रखा है आपने। कहीं ना कहीं यही दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना बेटा? अब कंट्रोलिंग कर क्या रहा है? कहता कंट्रोलिंग आपको यह तक बता देता है कि आपके स्टैंडर्ड सही है कि नहीं। पता लग गया स्टैंडर्ड गलत है, अगली बार भी ये गलती होगी, अगली बार स्टैंडर्ड सेट होगा 5 लाख या 6 लाख, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई नहीं कर रहा आपके लिए स्टैंडर्ड सेट। क्या कंट्रोलिंग बताता है? जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। क्या बता रहा है कि स्टैंडर्ड एक्यूरेट था कि नहीं? क्लियर कट तो बता रहा है, और कैसे बताए? समझ आई बात? पहली हेडिंग अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बेटा अब लास्ट बात, लगभग लास्ट बात, इसको ढंग से समझो। देखो यही हेडिंग ना दूसरे नाम से प्लानिंग में भी आएगी कि ऑब्जेक्टिव अचीव कराता है प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग में भी आएगी, ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्टिव अचीव कराता है। स्टाफिंग भी ऑब्जेक्टिव अचीव कराता है। नाम हल्का हल्का बदल देंगे, यहां ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, वहां टारगेट हो सकता है, वहां स्टैंडर्ड हो सकता है। नाम कि टारगेट अचीव कराता है, स्टैंडर्ड अचीव कराता है, नाम हल्का हल्का बदल सकता है। हर मैनेजमेंट के फंक्शन में यह हेडिंग आएगी। लिखना कैसे है बेटा? बहुत स्मार्टली लिखना है। इस हेडिंग में क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को एंटर करना है और कुछ नहीं करना। अब हेडिंग आई है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, आप क्या लिखोगे? कंट्रोलिंग में क्या लिखोगे? कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ, कमियां ढूंढते हैं और उनके खिलाफ करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। अगर हम करेक्टिव एक्शन नहीं लेंगे तो कहां से ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होंगे हर साल? क्या किया मैंने? बहुत स्मार्टली प्रोसेस को घुसा दिया इसके अंदर। आपको यही करना है। प्लानिंग में आएगा तो प्लानिंग का प्रोसेस ऐसे ही एंटर मैं करके दिखाऊंगा आपको जब मैं प्लानिंग में हेडिंग बढ़ाऊंगा। बहुत स्मार्टली लिखना है ऐसी हेडिंग को। समझ आई बात? लास्ट हेडिंग आज की, और इसके बाद कंट्रोलिंग की डेफिनेशन 1 मिनट की। कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, यही हेडिंग है ना? कहता है कंट्रोलिंग में सारे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। बेटा क्यों? मैं आपसे पूछता हूं क्यों करते हैं कोऑर्डिनेशन में काम? कोऑर्डिनेशन समझते हो क्या होता है? सबका एक डायरेक्शन में काम करना, सबका एक डायरेक्शन में काम करना, मिलकर काम करना कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ कंट्रोलिंग सब एक डायरेक्शन में काम करता है। क्यों? बेटा सबको पता है कि इस बार एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर होने वाली है, जिसकी भी गलती निकली वो गया, वो बाहर है। देखो एक सिंपल सी बात है, आपके पास ऑर्डर आया 12 लाख यूनिट दे दो। मान लो आपके पास ऑर्डर आया कि 12 लाख यूनिट दे दो, सेल्स डिपार्टमेंट के पास ऑर्डर आया, ठीक है, कि 12 लाख यूनिट दे दो। सेल्स ने सबसे पहले किसको बताया? प्रोडक्शन को, कि आप क्या करो 12 लाख यूनिट प्रोड्यूस करो इस साल, मेरे पास ऑर्डर है, मैंने एक ऑर्डर पकड़ लिया। इसने बताया परचेज डिपार्टमेंट को कि आप क्या करना,
12 लाख यूनिट के लिए ना रॉ मटेरियल खरीद दो, 12 लाख यूनिट के लिए रॉ मटेरियल खरीदो क्योंकि मुझे प्रोड्यूस करना है। इसने किसको बताया? फाइनेंस को, कि आप मेरे को जरा इतने पैसे दे दो कि मैं 12 लाख यूनिट का रॉ मटेरियल खरीद पाऊं। ठीक है, ठीक है। अब मान लो बेटा एट द एंड पूरे साल के बाद 11 लाख यूनिट बिकी, ऑर्डर पूरा नहीं कर पाए आप। टॉप लेवल को गुस्सा आएगा, ऑर्डर पूरा नहीं हुआ, वो चेक करना शुरू करेगा किसने कमी छोड़ी। जो भी कोऑर्डिनेशन में नजर ना आया ना सर वो गया। सिंपल सी बात है, सबको सब कुछ पता था। मान लो बेटा एट द एंड गलती इसकी निकली, इसने रॉ मटेरियल बाय नहीं करे, गया कि नहीं गया? बस ये बता दो, गया ना? बेटा सबको पता होता है कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक होगी, इसलिए सब क्या कर रहे होते हैं? डर के मारे कह लो या रिस्पेक्ट के मारे कह लो, कोऑर्डिनेशन में काम कर ही रहे होते हैं। ठीक है, अब कंट्रोलिंग की डेफिनेशन मुझे लगता है एनसीईआरटी को सीक्वेंस मेरे को बताना चाहिए या किसी और को। बेटा पहले दिन कंट्रोलिंग की डेफिनेशन कोई नहीं पढ़ा सकता जिसको बच्चे को ये नहीं पता कि कंट्रोलिंग क्या चीज होती है। जब तक कंट्रोलिंग के बारे में सब कुछ पता ना लग जाए तब तक काहे की डेफिनेशन? उसको तो रटवाना कहते हैं, मैं नहीं मानता, उसको समझाना कहते हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूं, आप मेरे को बताना समझ आए कि नहीं। बेटा डेफिनेशन लिखी है, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन। डेफिनेशन दिया डेल हेनिंग ने। जब भी वर्ड पेपर में आएगा डिफाइन, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू सम ऑथर, और अगर मीनिंग है तो बेटा वो खुद के आपके वर्ड्स हैं। मीनिंग में तो कितना भी सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन अगर वह डेफिनेशन है तो ऑथर के अकॉर्डिंग होगी, और ऑथर ने डेफिनेशन दिया तो अपनी तरफ से कुछ भी इंसर्ट मत करना डेफिनेशन में, ना डिलीट करना ना मॉडिफाई करना, जैसी दिया बिल्कुल वैसी। कहता है बाबू एक आ सकती है, कोई एक आ सकती है, और डेफिनेशन आपके कोर्स में 14 या 15 है, एक आ सकती है एक नंबर में। कंज्यूमर की आई तो 3 नंबर में आएगी, कंफर्म्ड। ठीक है बेटा, कंट्रोलिंग की डेफिनेशन क्या है? कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन। कहता है कंट्रोलिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जो आपको कंफर्मिटी देगा। किस बात की कंफर्मिटी? कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यहां पर परफॉर्मेंस से मतलब किससे? एक्चुअल परफॉर्मेंस से, विद प्लान्ड एक्शन। प्लान्ड एक्शन मतलब स्टैंडर्ड। क्या आपकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आ भी रही है क्या नहीं, यही तो बताता है कंट्रोलिंग। कमियां ही तो ढूंढवाता है। अब तो समझ आई होगी मेरा ख्याल डेफिनेशन, रटने का कुछ नहीं है इसमें मैटर। चैप्टर खत्म हो गया, बाय बाय।